India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते एक नजर हेडलाइंस पर। फ्यूचर अमेजन केस में एनसीएलटी ने बरकरार रखा सीसीआई का आदेश। 45 दिनों में अमेजन को चुकाना होगा 202 करोड़ जुर्माना। कोर्ट ने कहा अमेजन ने करार की मंजूरी लेते वक्त छिपाई थी सूचनाएं। भड़काऊ भाषण मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा को राहत। एफआईआर की मांग वाली वृंदा करार की याचिका खारिज। कोर्ट ने कहा दोनों सांसद हैं, सरकार के आदेश के बाद ही दर्ज होगा केस। जिम्मेदारी से बयान दे नेता। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए और बढ़ी। स्वास्थ्य कारणों की वजह से जल्द सुनवाई की मांग। जमानत याचिका पर मंगलवार को होगी सुनवाई। दो बच्चों के माता पिता के बीच विवाद पर समझौते के तहत दिल्ली हाई कोर्ट ने सशर्त की एफआईआर रद्द। समझौते के तहत यमुना सफाई का दिया आदेश। India Legal presents Courts Roundup. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या एनएचएआई के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। मामला जमीन अधिग्रहण और बेदखली का था, जिस पर पीड़ित पक्ष ने सवाल उठाए थे और कहा था कि ये दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और कहा कि राजमार्गों के संबंध में एनएचएआई सर्वोच्च प्राधिकरण है और ये उसकी जिम्मेदारी है कि न्यायसंगत रूप से काम हो। हाईवे मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहां तक नए राजमार्गों के निर्माण और मौजूदा राजमार्गों के चौड़ीकरण, विकास और रखरखाव का संबंध है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या एनएचएआई को ये तय करने के लिए सबसे अच्छा जज कहा जा सकता है। एनएचएआई ही तय करे कि राजमार्गों के निर्माण के प्रायोजन के लिए किस भूमि का अधिग्रहण किया जाए और किसका नहीं। तेलंगाना हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अप्रैल 2022 में एनएचएआई की रिट अपील को अनुमति दी थी। एनएचएआई की इस अपील में एनएच 161 को 4 लेन करने के उद्देश्य से कथित रूप से सड़क को चौड़ा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा कथित रूप से स्वीकार की गई योजना के अनुसार अन्य भूमि अधिग्रहण किए बिना याचिकाकर्ताओं की संपूर्ण भूमि के अधिग्रहण करने की एनएचएआई की कार्रवाई का विरोध करने वाली रिट याचिका को निपटाने वाली एकल पीठ के अप्रैल 2018 के फैसले को चुनौती दी थी, जिसे खंडपीठ ने अनुमति दी थी। सिंगल बेंच ने अनुमति दी थी कि एनएचएआई अधिग्रहण के साथ आगे बढ़ सकता है, लेकिन सक्षम प्राधिकारी द्वारा कथित रूप से स्वीकार की गई योजना के तहत ही। अप्रैल 2022 के अपने फैसले से वर्तमान एसएलपी में डिवीजन बेंच ने एक दूसरी रिट अपील को भी अनुमति दी थी, जिसके द्वारा एनएचएआई ने 2018 के फैसले के खिलाफ अपनी पुनर्विचार याचिका खारिज करने के सिंगल बेंच के नवंबर 2021 के फैसले को चुनौती दी थी। 22 अप्रैल 2022 के आक्षेपित निर्णय में हाई कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि रिट याचिकाकर्ताओं की मूल आपत्ति राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत उनकी भूमि के अधिग्रहण को लेकर थी कि याचिकाकर्ताओं के अनुसार उनकी भूमि का अधिग्रहण करने की आवश्यकता नहीं थी और अन्य भूमि दोनों पक्षों से समान अनुपात में अर्जित की जानी चाहिए थी। डिवीजन बेंच ने ये कहा था कि रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा ये साबित करने के लिए कोई सामग्री नहीं रखी गई कि रिट याचिकाओं को उनकी जमीन से बेदखल करने के लिए एनएच 161 परियोजना को 4 लेन का बनाने का कार्य दुर्भावना से किया गया था। डिवीजन बेंच ने दोनों रिट अपीलों को स्वीकार कर लिया और रिट याचिका को खारिज कर दिया था।
जस्टिस शाह और जस्टिस बोस की पीठ ने एसएलपी की कार्रवाई में कहा, संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद और हाईकोर्ट द्वारा पारित किए गए आदेश को पढ़ने के बाद हमारी राय है कि हाईकोर्ट का आक्षेपित आदेश पारित करना बिल्कुल उचित है। ब्यूरो रिपोर्ट। इधर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के एक आदेश को बरकरार रखा है, जिसने फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड में 39% हिस्सेदारी के अधिग्रहण के महत्वपूर्ण विवरण को प्रकट करने में विफल रहने के लिए अमेजोन पर 200 करोड़ का जुर्माना लगाया था। ट्रिब्यूनल ने माना कि अमेजोन ने आयोग के समक्ष इस करार का पूरा खुलासा नहीं किया था। अमेजन को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। फ्यूचर अमेजन मामले में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल या NCLAT ने अमेरिका मूल की बहुराष्ट्रीय कंपनी अमेजोन पर 202 करोड़ रुपए के जुर्माने को बरकरार रखा है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग या CCI ने अमेजन पर ये जुर्माना लगाया है। अमेजन ने इस जुर्माने को NCLT में चुनौती दी थी। ट्रिब्यूनल की पीठ ने अपने फैसले में CCI के अमेजन फ्यूचर कूपन्स के सौदे के निलंबन के आदेश से सहमति जताते हुए उसे कायम रखा। ट्रिब्यूनल ने माना कि अमेजन ने आयोग के समक्ष इस करार का पूरा खुलासा नहीं किया था। न्यायमूर्ति M वेणुगोपाल और डॉक्टर अशोक कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने 2 अन्य पक्षों द्वारा दायर अपील को भी खारिज कर दिया। ट्रिब्यूनल की 2 सदस्य पीठ ने अमेजन को आदेश दिया कि वो 45 दिनों में जुर्माना राशि फ्यूचर समूह को चुकाए। निष्पक्ष व्यापार के लिए गठित नियामक CCI ने अमेजन के फ्यूचर कूपन्स लिमिटेड या FCPL के साथ के 2 साल पूर्व हुए करार को दिसंबर में निलंबित कर दिया था। CCI ने अपने आदेश में कहा था कि अमेरिका ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने करार की मंजूरी लेते वक्त सूचनाएं छिपाई थी। प्रतिस्पर्धा पर नजर रखने वाली संस्था CCI ने अमेजन और फ्यूचर के बीच सौदे को तब तक के लिए टाल दिया था जब तक कि पूर्व में अधिनियम के तहत प्रस्तावित सौदे की CCI को 60 दिनों की अवधि के भीतर नोटिस नहीं दिया जाता। FCPL के 25 मार्च 2021 के एक आवेदन के आधार पर अमेजोन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। अमेजोन ने CCI को FCPL में 39% हिस्सेदारी हासिल करने के प्रस्तावित लेन देन के बारे में सूचित किया था। उसी के बारे में अमेजोन द्वारा 23 सितंबर 2019 को अधिनियम की धारा 6(2) के तहत CCI विनियमों के लिए अधिसूचना दी गई थी। सौदे के एक हिस्से के रूप में फ्यूचर रिटेल लिमिटेड शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट की पहचान करने और उसे सूचित करने में अमेजोन की विफलता के लिए 200 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था। NCLT ने CCI के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि अमेजोन में फ्यूचर रिटेल लिमिटेड में अपने रणनीतिक हितों के बारे में पूरी और पारदर्शी जानकारी नहीं दी। बंद हो चुके रिटेल स्टोर चेन बिग बाजार का संचालन फ्यूचर ग्रुप की कंपनी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड करती थी। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। CPM नेता वृंदा करात द्वारा ये याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई थी। वृंदा करात ने शाहीन बाग में चल रही CAA विरोधी प्रदर्शन को लेकर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि दोनों सांसद हैं, इसलिए सरकार से समुचित आदेश के बाद ही इस मामले में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। हालांकि सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि जन नेताओं उच्च पदस्थ लोगों को जिम्मेदारी से बयान देने चाहिए। वो समाज के रोल मॉडल हैं। सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाने वाले बयान देने से बचना चाहिए। बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के द्वारा कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के मामले में FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने CPIM के नेता वृंदा करात की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मामले पर निचली अदालत का आदेश सही है। निचली अदालत ने स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद ही FIR की मंजूरी नहीं देकर सही फैसला किया। कोर्ट ने कहा कि सरकार से समुचित आदेश के बाद ही इस मामले पर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। दरअसल वृंदा करात ने शाहीन बाग में चल रहे CAA विरोधी प्रदर्शन को लेकर इन नेताओं द्वारा भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करने की मांग की थी, जिसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करते हुए वृंदा करात ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दिया।
इसके अलावा कोर्ट ने कहा, जन नेताओं, उच्च पदस्थ लोगों को बयान जिम्मेदारी से देने चाहिए। वो सभी समाज के रोल मॉडल होते हैं, इसलिए सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाने वाले बयान देने से बचना चाहिए। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कोर्ट ने भगवत गीता का हवाला देते हुए कहा कि आम जनता नेताओं के कामों का अनुसरण करती है। याचिका में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और भाजपा सांसद प्रवेश साहिब वर्मा के खिलाफ कथित तौर पर CAA विरोधी प्रदर्शनों के दौरान साल 2020 में नफरत भरे भाषण देने के लिए FIR दर्ज करने की मांग की गई थी। इससे पहले निचली अदालत ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा के खिलाफ साल 2020 में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के लिए FIR दर्ज करने की मांग करने वाली वृंदा करात की याचिका को खारिज कर दिया था। जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने 25 मार्च को उस याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसमें दावा किया गया था कि दोनों नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज की जानी चाहिए, क्योंकि इनके खिलाफ एक संज्ञेय अपराध बनता है और वो केवल पुलिस से मामले की जांच करने के लिए कह रहे थे। वृंदा करात ने अक्टूबर 2021 में निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित मंजूरी नहीं ली गई थी, जो कानून के तहत जरूरी है। ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि FIR दर्ज करने के आदेश के चरण में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 196 के अनुसार केंद्र सरकार की सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी आवश्यक है, क्योंकि दोनों व्यक्ति संसद सदस्य हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उन्हें 30 मई को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले 9 जून को कोर्ट ने उन्हें 13 जून तक के लिए प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में भेज दिया था। ये समय सीमा आज खत्म होने से पहले ही उन्हें एक बार फिर से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट में जज के सामने मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई। जैन की जमानत याचिका पर ईडी ने कहा कि उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए समय दिया जाए, जिससे जवाब दाखिल कर सके। साथ ही ईडी ने कहा कि संभवतः कल ही अपना जवाब दाखिल कर देंगे। वहीं जैन की तरफ से वकील हरिहरन ने जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई किए जाने की मांग करते हुए कहा कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से जल्द सुनवाई की जाए। याचिका पर मंगलवार को 11 बजे सुनवाई होगी। इससे पहले मंगलवार को ईडी ने कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के दौरान सत्येंद्र जैन और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ छापेमारी में 2 करोड़ 85 लाख रुपए की नकदी और सोने के 133 सिक्के जब्त किए गए हैं। 9 जून को कोर्ट से बाहर निकलते समय सत्येंद्र जैन की तबीयत भी बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल में लाया गया था। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी सत्येंद्र जैन का लगातार बचाव कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यहां तक कहा कि उन्होंने खुद सारे कागजात देखे हैं और सत्येंद्र जैन निर्दोष हैं। केजरीवाल ने जैन को कट्टर ईमानदार बताया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने FIR को रद्द करने की शर्त के रूप में पार्टियों को पूरे 45 दिनों के लिए यमुना नदी को साफ करने के लिए एक मामले के लिए कहा है। एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने 2 बच्चों के माता पिता के बीच मामूली विवाद के परिणाम स्वरूप 2 पक्षों के बीच हुए समझौते पर ध्यान देने के बाद आदेश पारित किया। कोर्ट ने निर्देश दिया, सभी याचिकाकर्ता और प्रतिवादी 45 दिनों की अवधि के लिए रिपोर्ट करेंगे और यमुना नदी की सफाई के लिए सौंपेंगे। कार्य को जरूर करें। संतोषजनक सेवा के अंत में याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादियों को यमुना सफाई के लिए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा एक प्रमाण पत्र और ये प्रमाण पत्र दिया जाएगा। प्रत्येक याचिकाकर्ता और प्रतिवादी द्वारा उनकी प्राप्ति के 1 सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड पर रखा जाना चाहिए। उम्मीद है कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी अपने सभी ईमानदार प्रयासों और ऊर्जा के साथ यमुना नदी की सफाई में मदद करेंगे। मामला शिकायतकर्ता के बच्चों और याचिकाकर्ताओं के बीच लड़ाई से उत्पन्न हुआ, जिसके बाद उनके माता पिता भी विवाद में फंस गए, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें चोटें आई। इसके बाद दोनों पक्षों ने सहमति व्यक्त की कि वो एक समझौता कर चुके हैं और उनके बीच सभी विवादों को सुलझा लिया गया है। अदालत को सूचित किया गया था, उन्होंने अपनी मर्जी से और बिना किसी जबरदस्ती के समझौता किया है। कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों ने अपनी कार्रवाई पर खेद व्यक्त किया और इस न्यायालय को आश्वासन दिया कि भविष्य में इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए दिल्ली जल बोर्ड टीम के एक सदस्य अजय गुप्ता की देखरेख में दोनों पक्षों को 45 दिनों के लिए यमुना नदी को साफ करने का निर्देश देते हुए प्राथमिकी को रद्द कर दिया। कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि संतोषजनक सेवा के अंत में पार्टियों को यमुना सफाई के लिए
दिल्ली जल बोर्ड द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा और इसे प्राप्त होने के 1 हफ्ते के भीतर न्यायालय के समक्ष रिकॉर्ड में रखना होगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कथित मेट्रो डेयरी घोटाले में सीबीआई को जांच सौंपने को इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हस्तक्षेप के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है क्योंकि राज्य ने शेयरों की बिक्री के लिए किसी भी गैर पारदर्शी या अपारदर्शी प्रक्रिया नहीं अपनाई है। न्यायालय पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर चौधरी द्वारा 2017 में मेट्रो डेयरी में 47% हिस्सेदारी निजी डेयरी संगठन केवेंटर एग्रो लिमिटेड को बेचने में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाते हुए एक जनहित याचिका पर फैसला सुना रहा था। उसी साल सिंगापुर की एक कंपनी ने कथित तौर पर मेट्रो डेयरी की 15% हिस्सेदारी बहुत अधिक कीमत पर खरीदी थी। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राजश्री भारद्वाज की खंडपीठ ने खुली अदालत में मौखिक रूप से आदेश देते हुए कहा, पश्चिम बंगाल सरकार का मदर डेयरी में 47% हिस्सेदारी केवेंटर को नीलामी में 85 करोड़ रुपए में बेचने का नीतिगत निर्माण न तो अवैध था और न ही मनमाना। कोर्ट ने आगे टिप्पणी की कि मामले में तथ्यों और रिकॉर्ड के अवलोकन के संबंध में राज्य ने शेयरों की बिक्री के लिए किसी भी गैर पारदर्शी या अपारदर्शी प्रक्रिया नहीं अपनाई है और इस प्रकार ऐसा कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है। केंद्र द्वारा संचालित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की 10% और शेष 43% की हिस्सेदारी केवेंटर एग्रो लिमिटेड के पास थी। एनडीडीबी ने इसके बाद अपनी पूरी हिस्सेदारी केवेंटर को बेच दी थी। इधर पश्चिम बंगाल सरकार ने 2017 में कथित तौर पर 85 करोड़ रुपए की नीलामी में केवेंटर को अपनी 47% हिस्सेदारी बेचने की मंजूरी दी थी। हालांकि उसी साल सिंगापुर की एक कंपनी ने कथित तौर पर मेट्रो डेयरी के 15% शेयर को बहुत ज्यादा कीमत यानी 135 करोड़ रुपए में खरीदा था। नतीजतन प्रवर्तन निदेशालय की कथित तौर पर 2019 में एक जांच शुरू की थी। इधर बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर बेंच ने हाल ही में धारा 498A मामले में एक व्यक्ति के रिश्तेदारों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार करते हुए कहा कि कई बार दूर दराज के स्थानों में रहने वाले रिश्तेदार भी एक जोड़े के मामलों में हस्तक्षेप करते हैं और पत्नी को परेशान करते हैं। जस्टिस सुनील शुक्रे और गोविंद सनप की खंडपीठ एक पति, उसके माता पिता और भाई बहनों द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई थी। आरोपी ने बताया कि पति अकोले जिले में रहता था, उसके माता पिता और एक बहन विवाहित बहन अमरावती जिले में रहते थे और उसका छोटा भाई पुणे शहर में रहने वाला था। उन्होंने तर्क दिया कि वो आवेदक पति के साथ नहीं रहती थी और इसलिए उनके खिलाफ लगाए गए आरोप जो ससुराल या पति के रिश्तेदार हैं वो सही नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने 8 जून को पारित एक आदेश में 2 बातों पर तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। न्यायाधीशों ने आयोजित किया, सबसे पहले कानून में कोई अनुमान नहीं है कि दूर रहने वाला रिश्तेदार हमेशा निर्दोष होता है जब तक कि अन्यथा साबित ना हो। पति और पत्नी से दूर रहने वाले एक रिश्तेदार को कई मामलों में विवाहित जोड़ने के मामले में हस्तक्षेप करते देखे जा सकते हैं, वो भी इस तरह की प्रकृति और हद तक कि वास्तविक उत्पीड़न की राशि है। इधर राजस्थान हाईकोर्ट ने ऑनर किलिंग जैसे मामलों में लड़की के भाई समेत 2 आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया। मामले में मृतक आजाद और आरोपी याचिकाकर्ता भीम सैनी की बहन के बीच संबंध थे। क्योंकि लड़की के परिवार वाले इससे खुश नहीं थे इसलिए दोनों भाग गए। बाद में पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और लड़की को याचिकाकर्ता पक्ष के साथ जाने के लिए कहा। मृतक ने एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की जिसके बाद पक्षों ने समझौते के माध्यम से मामले को सुलझाने का प्रयास किया और मृतक ने याचिका वापस ले ली। उसी समय आसपास लड़का लापता हो गया और 4 दिनों के बाद उसका शव तालाब में मिला। जांच करने पर पता चला कि मौत गला घोटने और दम घुटने से हुई है, ना कि डूबने से। इसके अलावा मृतक ने अपने इंस्टाग्राम चैट को विशेष रूप से ये कहते हुए अपलोड किया था कि भाई मुझे जान से मारना चाहता है। जस्टिस फरचंद अली ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा, ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस देश का प्रत्येक नागरिक कानून द्वारा शासित है। किसी भी नागरिक को कानून को अपने हाथों में लेने की अनुमति नहीं है। अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति है। अदालत ने कहा कि लड़की जिया, दिनेश और जिस वकील के सामने समझौता वार्ता की गई थी उसके बयान दर्ज नहीं किए जाने की स्थिति गंभीर शंकाओं और चिंताओं को उठाती है।
अदालत ने कहा कि इस स्तर पर गवाह को प्रभावित करने और उसे बाधित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र को लागू करते हुए पुलिस अधीक्षक बूंदी को एक सक्षम अधिकारी नियुक्त कर सीआरपीसी की धारा 173 के तहत मामले में आगे की जांच करने का निर्देश दिया और इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर मामले में अन्य सभी बचे हुए प्रासंगिक सबूतों को लेकर ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक पूरक आरोप पत्र दायर करने के लिए कहा है। चलिए फिलहाल के लिए कोर्ट्स राउंडअप में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.